अतीक अहमद और साथियों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। छापेमारी में ईडी ने 75 लाख रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें 200 बैंक खातों, 50 शेल संस्थाओं के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अतीक के करीबियों के नाम पर मिले दस्तावेज और करीबियों के नाम पर 100 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने सारी चीजें जब्त कर ली हैं। लगातार पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है अतीक अहमद के गुर्गों के ऊपर और तमाम उसके साथी, सहयोगी और रिश्तेदारों के ऊपर। संपत्तियों का अतीक की बेनामी संपत्ति है, ये सारी कहा जा रहा है और बेनामी संपत्ति होने का संदेह ईडी जता रही है। फिलहाल ईडी की छापेमारी में काफी अहम खुलासे हुए हैं। अतीक के करीबियों के ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है, रेड मारी जा रही है। 50 करोड़ के नकद लेन देन का भी पता चला है ईडी को। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 50 करोड़ के कैश यानी कि नकद लेन देन का भी पता चला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। किसानों से खरीदी संपत्तियों के दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। तो अतीक अहमद का पापों का घड़ा फिलहाल भर गया है और लगातार उसके करीबियों पर भी छापेमारी की जा रही है ताकि जितनी भी कड़ियां हैं वो जुड़े और ये गुत्थी जल्द से जल्द सुलझे। फिलहाल बेनामी संपत्ति होने का संदेह ईडी द्वारा जताया जा रहा है। छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर अतीक अहमद के करीबियों की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होनी है और सीजीएम कोर्ट में अतीक को किया जाएगा पेश। इस दौरान माफिया अतीक कड़ी सुरक्षा में फिलहाल नैनी जेल में बंद है। साबरमती से प्रयागराज लाया गया था। प्रयागराज में नैनी जेल में अतीक अहमद इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच बंद है और साबरमती जेल से अतीक को लाया गया प्रयागराज। अतीक को ट्रांसफर वारंट के तहत शिफ्ट किया गया साबरमती से नैनी जेल में। इससे पहले भी हमने देखा जब उमेश पाल अपहरण केस में सुनवाई के लिए, पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था तो नैनी जेल में उसको रखा गया था। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी, फिर वापस साबरमती जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेशी के लिए, पूछताछ के लिए एक बार फिर से प्रयागराज नैनी जेल अतीक अहमद को लाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कोर्ट से अतीक की कस्टडी की रिमांड इस दौरान कर सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिमांड पर लेकर इस चीज को लेकर अतीक से हत्याकांड पर पूछताछ आज की जानी है कि कैसे हत्याकांड हुआ, क्या कुछ हुआ, किस किस के नाम शुमार है। तमाम ऐसे सवाल जवाब आज कोर्ट में अतीक से किए जाएंगे। हत्याकांड की प्लानिंग, शूटरों के ठिकानों पर पूछे जाएंगे सवाल। अतीक के भाई अशरफ को भी लाया गया है प्रयागराज, तो अशरफ भी इस दौरान मौजूद रहेगा, उसकी भी पेशी होगी। अशरफ भी नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है, अतीक की तरह ही दोनों अलग अलग बैरक में बंद है और हाई सिक्योरिटी इस दौरान रखी गई है। और इसी के साथ तमाम अपडेट्स लेकर अवनीश विद्यार्थी, एडिटर यूपी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल किस वक्त तक कहा जा रहा है कि ये पेशी आज होगी? करीब 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को। अतीक अहमद को साबरमती की जेल से लाया गया था, अशरफ को बरेली की जेल से लाया गया था। दोनों कल शाम यहाँ पर पहुंचे थे प्रयागराज, काफी देर हो गई थी, लिहाजा आज उनको पेश करने का तय किया गया। बी वारंट के आधार पर उनको यहाँ पर बुलाया गया था। दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे, हालांकि जो उनके खिलाफ मुकदमे वो ज्यादातर प्रयागराज के अंदर ही हैं। अभी हाल में 24 फरवरी को जो घटना हत्याकांड हुआ था उमेश पाल का यहाँ प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में, उसी घटना को लेकर के बी वारंट जारी हुआ था और उसी के तहत बाकायदा जो प्रयागराज पुलिस है वो उसकी टीम गई थी साबरमती और वहां से भारी सुरक्षा अमले के बीच में अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से और गुजरात की जेल से लाया गया। अब जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश होगी। कड़ियां किस तरीके की जोड़ने की कि जो पूरा मामला था उमेश पाल हत्याकांड का, साजिश का सूत्रधार जो है वो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ बताया जा रहा था। तो किस तरीके से जो एविडेंसेस मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से या जिस तरीके से गवाहों के बयानात या पूछताछ में जिस तरीके के एविडेंसेस सामने आए, मसलन अतीक अहमद का बहनोई अखलाक गिरफ्तार हुआ, उसकी पत्नी फरार है, उसकी बहन इस मामले में सरेंडर की अर्जी कोर्ट में दे रही है, उसका बेटा, उसके 2 नाबालिग बेटे जो है वो बाल सुधार गृह में है, इसके अलावा 2 बेटे पहले से जेल के अंदर हैं, एक फरार है, 5 लाख रुपए का इनामी। तो एक पूरा आपराधिक साम्राज्य, आपराधिक इतिहास, इस पूरी कहानी में हर वो चीज मौजूद है। शायद अतीक अहमद हिंदुस्तान के आपराधिक इतिहास का अकेला शख्स होगा जिसके घर के हर व्यक्ति का नाम जो है उसके खिलाफ एफआईआर है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। वो या तो जेल की सलाखों के पीछे है या फिर वो इनामिया है। तो आप उन परिस्थितियों को समझ सकते हो। जो प्रयागराज को जिसने जाना देखा होगा, पिछले 2-3 दशकों से यहाँ पर अतीक अहमद को उसके आतंक का दबदबा था। उसका असर ये था कि प्रयागराज की एक एक जमीन जो बिकती थी, बड़ी जमीन, उसमें उसकी हिस्सेदारी हुआ करती थी। यहाँ कानून
का राज तो चलता ही था, लेकिन कानून के राज के ऊपर भी उसका राज चलता था। एक रंगदारी समाज उसने एक तरीके से बना रखा था कि हर एक विषय में रंगदारी भर गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि दर्शकों को बताना जरूरी है। अशरफ की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अशरफ ने वकीलों से मिलने की इजाजत मांगी है और वकीलों से अकेले में मिलने की इजाजत अशरफ द्वारा मांगी गई है। आपको बता दें कि अशरफ अतीक अहमद का भाई है। फिलहाल बरेली जेल में वकीलों से मिलने की इजाजत मांगी गई है अशरफ द्वारा। जेल में अकेले नहीं मिलने दिया जाता, अशरफ ने ये बोला है। और इसी के साथ अवनीश लगातार एडिटर हमारे यूपी से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश से मैं सवाल लेना चाहूंगी। अवनीश, देखिए अशरफ द्वारा ये बोला गया है कि वकीलों से अकेले नहीं मिलने दिया जाता और ये दलील उन्होंने दी है कि मुझे वकीलों से अकेले में मिलना है। जी बिल्कुल। दरअसल बहुत ही शातिर जो है पूरा कैरेक्टर सामने आता है अशरफ का या अतीक अहमद का। जब भी कोई कदम उठाते हैं उसके पीछे कोई कारण जरूर दिखाई पड़ता है। यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत साफ तरीके से जो लगातार शिकंजा कानून का कस रहा है, तो ऐसे में कानूनी दावपेचों का लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए अतीक अहमद या अशरफ या इनके परिवार के मामलों में जो वकील हैं उनके खिलाफ भी दर्जनों मुकदमे लगे हुए हैं। इसके पहले आपने देखा उमेश पाल अपहरण मामले में ही अतीक अहमद जो सबसे विश्वस्त वकील था उसको भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। एक दूसरे वकील विजय मिश्रा जिसका नाम लिया जाता है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ हैं। तो वो खुद भी आपराधिक कार्यों में संलिप्त है। तो एक पूरा सिंडिकेट है यहाँ पर, एक पूरे तंत्र का हर एक व्यक्ति, हर एक जो है कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम से उन्होंने कनेक्शन बना रखा था और उसका लाभ उठाने की कोशिश बार बार करते थे। इस मामले में भी बार बार ये दिखाई पड़ता है और इसीलिए अशरफ की भी आप देखिए पिछले अपहरण वाले मामले में अशरफ बाइज्जत बरी हो गया था, वो उस मामले से बरी हो गया था। उमेश पाल हत्याकांड में चूंकि पूरी भूमिका पूरा एक तरीके से देखें जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बरेली जेल के अंदर की भूमिका किस तरीके से सामने आई। जेल के अंदर घटना के आसपास के 20-25 दिनों में करीब 52 लोग उससे मिले थे और उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो अवैध तरीके से मिले थे, यानी जो मिलान रजिस्टर होता है उसमें भी उनकी तस्दीक नहीं की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लोगों को किस तरीके से वहां बुलाना, यहां तक कि जो शूटर्स इस मामले में है जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, चाहे वो असद हो, गुड्डू मुस्लिम हो, गुलाम हो, तमाम सारे लोग वो खुद भी मिलने के लिए बरेली जेल अशरफ से पहुंचे थे और इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। साजिश का सूत्रधार अतीक अहमद, जिसने खुद ये बात पहले भी कह रखी थी उमेश पाल को कि वो उसकी हत्या कराएगा, एक सनसनी फैलाने की कोशिश करेगा उसको धमकाते हुए। बाद में फिर जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया और उसमें सिलसिलेवार तरीके से घटना हुई, कहा गया कि उसने अपने किसी करीबी से कहा कि वो चैन की नींद सोया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस घटना को एक अपने बेटे के क्रिमिनल लॉन्च के लिए उसने इस्तेमाल किया, लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया। इसी तरीके से राजू पाल की हत्या करके उसने अपने कभी आज से करीब 1.5 दशक पहले अपने भाई अशरफ को लॉन्च किया था। तो ये उसका कैरेक्टर है, अतीक अहमद का कैरेक्टर है। वो इस तरह के दांव पे जिस तरीके के कदम उठाता रहा है, सियासत में भी हो रहा है, लिहाजा सियासी अनुभव भी उसके साथ रहा। इस बार उसके सारे दांव फेल हैं और यही वजह है कि अब वो गिड़गिड़ाता हुआ बेबस लाचार नजर आता है और अब कहता नजर आता है कि अब उसकी रगड़ाई हो रही है। आपने सुना कर स्टेटमेंट वो कह रहा था कि देखिए माफियागिरी तो मेरी खत्म हो गई, अब जो हो रहा है वो रगड़ाई हो रही है। लगातार नजरें हमारी बनी हुई है इस केस के ऊपर और अतीक के पापों का घड़ा भर गया है और इसी के साथ साथ तमाम जो उसके परिवार वाले हैं, तमाम उसके सहयोगी जो इस केस में शुमार थे, जिसने अतीक अहमद का साथ दिया और जिन्होंने मिलकर इस पूरी साजिश को अपराध में तब्दील किया, उनके ऊपर शिकंजा लगातार यूपी सरकार द्वारा कसा जा रहा है। लौटेंगे आपके बार एक बार फिर से। इस बीच